वन पीस चैप्टर नंबर 1138 के ट्रांसलेशंस आ चुके हैं। और भाई मैं क्या बोलूं तुम्हें इस चैप्टर के बारे में। 1137 चैप्टर जो अब तक आए हैं उनके अंदर का बहुत ही मेजर पार्ट का हिस्सा, यानी कि जो हमारे को वॉइड सेंचुरी के बारे में बताया जाता है, वहां पे जो वॉर हुई उसके बारे में, और साथ के साथ निका के टाइम पे जो वॉर हुई उसके बारे में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पेज दिखाए गए हैं। और जिनको देखने के बाद काफी सारे लोग कंप्लेन भी कर रहे हैं कि भाई क्या बनाया, बट मैं बोल रहा हूँ जो बनाया भाई मेरे को देख के तो मजा आ गया। ईमू का डीमन फॉर्म रिवील हो चुका है। शैमरॉक जो है उसकी स्वॉर्ड ने अपना रियल फॉर्म ले लिया है, और जो शैमरॉक की स्वॉर्ड है उसकी पावर किसी डेविल फ्रूट की नहीं है। वो पावर किसकी है वो भी मैं तुम्हें ढंग से बताऊंगा। और चैप्टर के अंदर बहुत सारे बवाल, बहुत सारी थ्योरीज निकल के आ चुकी हैं। तो मैं तुम्हें इस वाले चैप्टर को A to Z समझाने वाला हूँ, साथ में बहुत सारी चीजें बताने वाला हूँ। तो ये वाली वीडियो काफी लंबी हो सकती है। वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई जाओ यार सब्सक्राइब कर लो, फ्री का है भाई बिल्कुल। और अब मिशन 50,000 लॉन्च कर दिया मैंने, मेरे को 50,000 करने जल्दी से जल्दी। और भाई तुम लोग बहुत ही आसानी से करवा सकते हो क्योंकि तुम लोग देख रहे हो इतने। दबा दो भाई सब्सक्राइब का बटन, कुछ नहीं जा रहा तुम्हारा। तो चैप्टर नंबर 1138 का नाम होने वाला है हार्ले टेक्स्ट, यानी कि जो एल्बाफ वाले हैं उनके जो रिलीजियस टेक्स्ट है उनको बोला जाता है हार्ले। और हार्ले टेक्स्ट इस वाले चैप्टर का नाम इसीलिए है क्योंकि भाई हमारे को बहुत ही ज्यादा पता लगने वाला है एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में। चैप्टर की कवर स्टोरी के अंदर हम वापस जाने वाले हैं वानो की तरफ, जहां पे हम देखने वाले हैं हुज हू के बेस के अंदर हुज हू आ चुका है और पार्टी चल रही है भाई यहाँ पे। तो मेरे को ढंग से समझ में नहीं आ रहा कि कवर स्टोरी के अंदर बार बार वानो को क्यों दिखाया जा रहा है इतना ज्यादा। कुछ तो मतलब होगा, वरना बिना सेंस इतनी सारी चीजें दिखाना भाई, मतलब ये जो कवर स्टोरी है इसका कुछ तो तगड़ा कंक्लूजन होगा, वरना ये सब इतना सारा दिखाना मतलब मैं नहीं समझता ओडा सेंसे इस चीज को ठीक समझेंगे। कुछ तो है भाई कवर स्टोरी के अंदर, वानो में कुछ तो पक रहा है। तो यहाँ पे चलते हैं अपने बहुत ही सारे बेस्ट चैप्टर्स में से सबसे बेस्ट चैप्टर के ऊपर, जहां पे सीन सीधा जाता है अंडरवर्ल्ड के अंदर, जहां पे लोकी अभी भी भाई गॉड नाइट्स को झेले जा रहा है। मतलब वो उसको बहुत कूट रहा है बट स्टिल वो नहीं मान रहा भाई उनकी बात। तो यहाँ पे लोकी की बहुत ज्यादा सांसें फूल रही है और वो बोल रहा है भाई मेरे को ये बता शैमरॉक, उसको नाम नहीं पता, शैमरॉक तेरी शक्ल शैंक्स से क्यों मिल रही है, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। तो सही में रेड हेयर है या फिर कोई और बंदा है, मेरे को ये चीज समझ में नहीं आ रही। एंड शैमरॉक पहले तो कुछ नहीं बोलता, जिसके बाद गन को बोलती है बेटा अपने तरीके में रह लोकी, तेरे को कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सब कुछ छोटा समझते हैं ना, क्यों बताएंगे भाई किसी को कुछ। ये बाकी सब तो ठीक था बट लोकी की आंखों में तो पट्टी बंधी पड़ी है। तो क्या लोकी पट्टी बंधे बंधे भी लोगों को देख सकता है, क्योंकि वो साफ साफ बोल रहा है कि शैमरॉक तू शैंक्स की तरह लग रहा है बिल्कुल। तो इसका मतलब देख पा रहा है ना क्लियरली। तो जो भी लोग ये थ्योरी को रिवॉल्व कर रहे हैं कि लोकी फ्यूचर साइट में देख सकता है, नहीं भाई वो गनको के अटैक को भी इसीलिए देख पा रहा था क्योंकि उसको दिख रहा है अपनी आंखों से। तो फ्यूचर साइट वाली थ्योरी के ऊपर अभी के लिए तो कांटा लगा दो बिल्कुल। और मेरे को अब ऐसा लग रहा है कि लोकी लूफी को ज्वाइन करने वाला है, फॉर श्योर करने वाला है स्ट्रॉ हैट्स को ज्वाइन। मैं नहीं मानता कि हर टाइम रहेगा बट एल्बाफ के अंदर आई गेस अब होने वाला है ये चीज। लोकी बोलता है चलो तुम्हारी सारी बातें मान ली बट तुम ये बताओ एक पायरेट, लोकी बोलता है अ ग्रेट पायरेट, और एक सेलेस्टियल ड्रैगन जो कि एक दुनिया में बहुत ही उल्टी सिचुएशन में हो गए। तो यहाँ पे शैमरॉक खुद बोलता है ये ऑब्वियस है, तेरे को ऐसा लग रहा होगा हम दोनों का सेम फेस है और ये तेरे को बहुत ही ज्यादा अजीब भी लग रहा होगा। बट शैमरॉक यहाँ पे क्लियरली और साफ साफ बोलता है वो पायरेट मेरा छोटा भाई ट्विन ब्रदर है, जो कि हम लोगों से सेपरेट हो गया था। एक बारी वो वापस आया भी था मैरीजुआ के अंदर, बट ऐसा लग रहा है उसको नीचे लोगों की दुनिया में रहना ज्यादा पसंद है। सबसे अजीब चीज शैंक्स भाई मैरीजुआ के अंदर करने क्या गया था, और जो वो गोरोसे के साथ हमने शैमरॉक को देखा था वो बंदा पक्का शैमरॉक ही था। शैंक्स का गोरोसे से मीटिंग करना बहुत ज्यादा अजीब है बट शैमरॉक का सेंस बना रहा है क्योंकि वो वर्ल्ड गवर्नमेंट का पार्ट है, नॉर्मल है। और वो जिस भी पायरेट के बारे में बात कर रहा था वो पायरेट शैंक्स तो नहीं है क्योंकि शैमरॉक को पता है कि उसका भाई है वो। तो फिर बात हो किस पायरेट के ऊपर रही थी। और चैप्टर नंबर 1137 के अंदर जब हमारे को लोकी के पास्ट के बारे में बताया जा रहा था तब लोकी की आंखों के ऊपर पट्टी नहीं थी। तो इसका मतलब पट्टी एल्बाफ वालों ने बांध दिया है, तो आंख से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट तो हो सकता है। और लोकी यहाँ पे जैसे ही सुनता है कि शैंक्स मैरीजुआ में वापस गया था भाई वो एकदम से पागल होने लग जाता है कि दो भाई और दोनों से मेरी दुश्मनी और दोनों एक ही लीनिएज की। तो यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि लोकी सेलेस्टियल ड्रैगन से बहुत ज्यादा हेट करता है भाई, ये तो अच्छा पॉइंट हो गया। और लोकी बोल रहा है फिर तुम दोनों भाई फटोगे मेरे से और क्या होगा, फिर बस एक बार चैने खोल दो यार फिर तुम्हें बताऊंगा मैं हूं कौन। और ये चीज शायद से तुम लोग जानते हो कि अगर तुम लोगों ने मेरी चैने खोल दी तो क्या होने वाला तुम्हारे साथ, और तुम लोगों ने मेरे दोस्तों को भी मारा तो तुम्हारा फेट तो डिसाइड हो चुका है, तुम्हें मरना ही है। अब यहाँ पे शैमरॉक बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है तू मेरे को धमकी दे रहा है। गन को बोलती है बॉस शांत हो जाओ, बट यहाँ पे शैमरॉक बोलता है मेरे को नहीं लगा था भाई, मेरे को तेरे ऊपर अपनी तलवार को गंदा करना पड़ेगा। बट यहाँ पे शैमरॉक अपनी तलवार जैसे ही निकालता है भाई उसकी तलवार के अंदर से 3 सर वाला कुत्ता बाहर आता है जिसको बोला जाता है सर्बिरस। और क्रेजी बात तो ये है जैसे कोई अवेकन डेविल फ्रूट के पीछे विंग्स से आ जाते हैं वैसे ही उस सर्बिरस के ऊपर विंग्स टाइप या क्लाउड टाइप समझ लो आ रहे हैं और वो तीनों कुत्ते भौंकना स्टार्ट कर देते हैं, जहां पे हमारे को इंट्रोडक्शन दिया जाता है कि ये है सर्बिरस। लोकी भी जिसको देख के कह रहा है कि भाई ये क्या बवाल है,
क्या मतलब क्या निकाल दिया तूने ये। और यहाँ पे शैमरॉक बोलता है ये है मेरी स्वॉर्ड। तो जो ब्लैक बियर्ड की सर्बिरस वाली डेविल फ्रूट वाली थ्योरी है मेरे हिसाब से वो अभी खराब नहीं हुई है, क्योंकि जो शैमरॉक की स्वॉर्ड है, क्योंकि जब हमारे को गनको के बारे में बताया गया तो हमारे को साफ साफ बता दिया गया कि उसने भाई खा रखा है एरो नाम का डेविल फ्रूट। बट जब शैंक्स की स्वॉर्ड दिखाई गई तब हमारे को ये नहीं लिख के बताया गया कि उसकी स्वॉर्ड ने सर्बिरस नाम का कोई डेविल फ्रूट खाया है कि नहीं। ऊपर से जो ब्लैक कलर के वो विंग से बन रहे हैं वो सेम गोरोसे के ऊपर भी बने थे, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये ईमू की पावर्स हो सकती है। और यहाँ पे भाई लोकी को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि उस बीस्ट के साथ, यानी कि वो जो सर्बिरस बाहर निकला उसके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि उन तीनों कुत्तों के मुंह में से अलग से तलवार बाहर आ रही है। लाइक वो तलवार के अंदर से तो निकले ही, बट उन कुत्तों के मुंह के अंदर से दोबारा तलवारें निकल रही हैं। और लोकी काफी ज्यादा घबरा चुका है। जिसके बाद भाई एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट, जहां पे गन को शैमरॉक को बोलती है बॉस अपनी प्रेजेंस को हाइड कर लो। सो आई गेस काफी सारे लोगों का एक क्वेश्चन था कि लूफी क्यों नहीं सेंस कर पा रहा भाई शैमरॉक जैसे बंदे को। नाउ आई गेस इट्स क्लियर कि भाई वो लोग अपनी प्रेजेंस को हाइड कर सकते हैं। साथ के साथ गन को सेम टाइम पे अपने एरो से एक बर्ड टाइप का बना रही है, क्योंकि वो लोग अब उड़ के जाने वाले हैं। जहां पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज की भाई जो शैमरॉक की स्वॉर्ड है उसने अपनी स्वॉर्ड के अंदर से उस सर्बिरस को रिवील कर दिया, लाइक अपनी स्वॉर्ड से हटा दिया और अपनी स्वॉर्ड को वापस डाल दिया। भाई मेरे को अभी भी ढंग से शैमरॉक की पावर समझ में नहीं आई, लाइक वो बीस्ट को छोड़ के चला गया वहां पे। और यहाँ पे लोकी जो शैमरॉक को बोल रहा था एक बार मेरे को चैन से छूटने दो फिर तुम्हें बताऊंगा, तो यहाँ पे शैमरॉक ये बोलता हुआ जाता है कि अगर तू इनसे जिंदा बच गया तो तू जब मर्जी मेरे पास आइए और जब वो टाइम आएगा तब मैं तेरे से पक्का फाइट करूंगा ढंग से। तो क्या लोकी वर्सेस शैमरॉक देखने वाले हम, क्योंकि लोकी तो फ्री होने ही वाला है। और यहाँ पे शैमरॉक और गन को उड़ के चले जाते हैं, जहाँ पे लोकी परेशान हो रहा है कि भाई क्या सेलेस्टियल ड्रैगन था ये। और वो तीनों कुत्ते भाई लोकी के अंदर तीनों तलवारें जो उनके मुंह के अंदर से निकल रही है वो घुसा देते हैं उसके अंदर यार। और यहाँ पे बस खून की छींटे ही छींटे बह रही हैं भाई। लोकी की भी हालत खराब कर दी है इस टाइम पे बहुत ज्यादा। और यहाँ पे शैमरॉक ने अपनी असली औकात दिखा दिया, लाइक वो रियल में क्या चीज सोचते हैं अपने दिमाग के अंदर वो चीज हमें दिख भी रही है। तो यहाँ पे शैमरॉक यही बोलता है कि जो यहाँ के जायंट वॉरियर्स हैं एल्बाफ के, उनको अपने पाले में करना काफी टफ है, तो इनके बच्चों को पकड़ते हैं पहले। भाई कितना डर्टी खेलना चाह रहा है भाई। एक और होली नाइट का बंदा एल्बाफ के अंदर आने वाला है क्या? ओ भाई, क्योंकि यहाँ पे शैमरॉक बोल रहा है कि समन करो एक और बंदे को, और गन को बोलती है मैं समझ तो गई बट कॉल करूं किसको, तो इसका मतलब एक और होली नाइट का बंदा आने वाला है। तो भाई होली नाइट्स ने अपना मूव खेल दिया है और अब बारी है ड्रैगन की। अब भी अगर ड्रैगन नहीं आ रहा तो भाई क्या फायदा, फिर अगले चैप्टर के अंदर ड्रैगन को आना चाहिए। भाई एक और होली नाइट आने वाला, भाई क्या बवाल चल रहा है। जिसके बाद सीन आता है कासल की तरफ, जहां पे लूफी को वही जो जायंट्स जिनके ऊपर शैमरॉक और गनको ने हमला किया था, वो जायंट्स ये बोल रहे कि हमारे ऊपर हमला किया था शैंक्स ने। और यहाँ पे लूफी पागल हो चुका है और चिल्ला रहा है झूठो, तुम्हें पता भी है शैंक्स कौन है, तुम्हारे ऊपर क्यों हमला करेगा वो बेफालतू में। और यहाँ पे वो जायंट्स बोलते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता, वो कोई और था। भाई मेरे को पता है वो शैंक्स ही था, और वो एल्बाफ के अंदर काफी टाइम आता जाता रहता है। और यहाँ पे लूफी बोल रहा है मानता हूँ भाई शैंक्स सुपर कूल है, बट क्या हो अगर वो बंदा शैंक्स की जैसे दिखता हो। यहाँ पे वो जायंट बोल रहा है हम काफी ज्यादा घबरा गए थे, जिसके बाद हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि वो कासल के अंदर करने क्या आया था। तो यहाँ पे जोरो बोलता है हाँ तूने अभी अभी तो बोला कि भाई रेड हेयर शैंक्स जो है वो यहाँ पे आता जाता रहता है, तो हो सकता है वो यहाँ पे हो भी। तो यहाँ पे लूफी बोलता है अगर मैं मान भी लेता हूँ कि तुम लोग सच बोल रहे हो, बट वो बंदा शैंक्स कैसे हो सकता है? भाई शैंक्स तो बहुत ही ज्यादा कूल बंदा है, हो ही नहीं सकता यार शैंक्स ऐसी बकवास चीजें करेगा। तो नामी यहाँ पे बोलती है कि भाई इतना कॉन्फिडेंस लूफी। और यहाँ पे लूफी बोलता है नामी एक बात बता, ये तो मैं बोलूंगा ही ना, अगर तू एक बात बता मेलमेयर के बारे में कोई फालतू बोले तेरे को भी तो बुरा लगेगा। तो यहाँ पे नामी बोलती है बेलमेयर है वो साले मेलमेयर। तो यहाँ पे जायंट्स भी इसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं कि हाँ भाई वो शैंक्स का भाई हो सकता है। लूफी यहाँ पे बोलता है कि मैंने शैंक्स से कभी उसकी फैमिली के बारे में पूछा नहीं, बट मेरे को जहां तक पता है वो एक पायरेट शिप के अंदर बड़ा हुआ है और उसकी फैमिली रोजर वगैरह है, और बाकी सारे रोजर पायरेट्स भी उसकी फैमिली है सिवाय बगी की। और जैसे ही लूफी ये बोलता है कि भाई वो रोजर पायरेट्स के बारे में बात कर रहा है, हमारे को वही मिस्टीरियस पर्सन दिखाया जाता है जो क्रोकस के साथ बैठ के दारू पी रहा था, और वो उसी कासल की तरफ बढ़ रहा है भाई जहाँ पे लूफी वगैरह है। और मैं अपना जुआ ना गवान की तरफ खेल रहा ना शीकी की तरफ, मैं बदल चुका भाई। जो होगा रिवील में तब बताऊंगा, मेरी थ्योरी किसी की तरफ नहीं है। यहाँ पे सीन आता है फ्रैंकी की तरफ जो कि रिप्ले के साथ है ट्रेजर ट्री एडम की तरफ, और फ्रैंकी ट्री को देख के बोल रहा है भाई क्या बवाल ट्री है भाई, देख के मजा आ गया। बट फ्रैंकी यहाँ पे यही बोलता है कि भाई बड़ा महंगा है ये बाहर जाके। जहाँ पे रिप्ले फ्रैंकी को उठा लेती है अपने हाथ में और बोलती है मैं सोच रही हूँ मैं भी इस ट्री को बेचना चालू कर दूं। भाई यहाँ पे फ्रैंकी गुस्सा हो गया, वो बोल रहा है भाई ये सब मत बोल रिप्ले। फ्रैंकी को सॉल ने यहाँ पे पूरा लेक्चर दे के सुना के भेजा है कि भाई यहाँ पे जो ये एडम ट्री है इसके ऊपर पवित्र चीजें लिखी गई है एल्बाफ से रिलेटेड, और रिप्ले तू कट करने की बात कर रही है ट्री को, चाहे तू बेच सके ये मत कर दियो, मेरे को सॉल ने बहुत अच्छे से समझाया है। और रिप्ले यहाँ पे बोलती है काफी अच्छा इंप्रेशन दिया वैसे तूने मेरे ऊपर। तो फ्रैंकी यहाँ पे बोलता है कि अगर फिर भी मैं इस ट्री को कुछ चुराने की सोचूं तो यार बहुत ज्यादा पैसा लगेगा, क्योंकि सारा सामान एकदम गायब करना पड़ेगा यहाँ से जायंट्स की नजरों में आए बिना, तो वो घपले वाला काम है थोड़ा, तो इसलिए वो मना कर रहा है। और फ्रैंकी देखता है कोई बड़ी सी पेंटिंग बनी पड़ी है, तो यहाँ पे रिप्ले बताती है कि ये जो ड्राइंग्स वगैरह है यानी कि ये स्क्रिबल्स
सिंबल्स वगैरह, ये ड्राइंग जो है ये एंशिएंट टाइम में बनाई थी चिल्ड्रंस ने, जो कि बच्चों ने बड़ी मेहनत से बनाई थी। और इस टाइम पे एडम ट्री को इसीलिए हमारी कल्चरल हेरिटेज भी बोला जाता है, क्योंकि ये हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है जो कि बच्चों ने ड्रॉ किया था। तो जो भी लोग अपने आप को शाना समझ रहे हैं कि भाई हम तो यूं बोलेंगे कि जो ओडा सेंसे है उनकी ड्राइंग अच्छी नहीं थी, काफी सारे लोगों ने कंप्लेन करी है। वैसे ट्विटर के ऊपर मैं पढ़ रहा था, ओडा सेंसे ने यहाँ पे ये शो करते हुए दिखाया है कि बच्चों ने बनाई है वो ड्राइंग, इसलिए उन्होंने ऐसा बनाया। आई विल से भाई तब भी बहुत कूल ड्राइंग है, आर्ट ऑफ पीस, मास्टरपीस बोलते हैं भाई इस चीज को। यहाँ पे रिप्ले बताती है वो स्क्रिबल, जहाँ पे रिप्ले ये भी बताती है कि ये 800 से 900 साल पहले बनाया गया था। समझ लो वॉइड सेंचुरी की टाइम की बात ही बता रही है ये। और रिप्ले बोलती है अगर इस बात को सच माना जाए तो ये वॉइड सेंचुरी की टाइम की साफ साफ बोल दिया भाई यहाँ पे। और जिसको सुनकर फ्रैंकी बिल्कुल शॉक्ड हो चुका है। और फ्रैंकी यही बोल रहा है कि भाई हमारे को इस चीज को रॉबिन को दिखाना चाहिए क्योंकि बहुत सारी चीजें पता होगी उसको। यहाँ पे फ्रैंकी बोलता है कि भाई जो भी ये ड्राइंग्स वगैरह मैं देख पा रहा हूँ ये सब तो एल्बाफ के अंदर है, बहुत अजीब बात नहीं है। मतलब जो मैं ड्राइंग देख पा रहा हूँ उसके अंदर मैं जायंट्स को नहीं देख पा रहा। तो इसका मतलब एल्बाफ की हिस्ट्री के अंदर भी भाई जो वॉर्स हुई हैं वो अलग अलग रेसिस की हुई हैं, जहाँ पे बहुत सारी रेसिस हैं उस पेंटिंग्स के अंदर। बट यहाँ पे रिप्ले बोलती है जहां तक उसको पता है कि भाई ये लोग कभी भी किसी के अलाय नहीं बने, मतलब साथ ही नहीं बने जायंट्स वगैरह। और यहाँ पे रिप्ले बोलती है कि ये हो सकता है कि जो ये पूरी की पूरी चीजें बनाई गई हैं ये बस बच्चों का ड्रीम हो। ये बहुत ज्यादा अजीब था क्योंकि ये ड्रीम नहीं है, ये रियलिटी है भैया। जहाँ पे सीन आता है स्कूल की तरफ जहाँ पे बच्चे बहुत ही ज्यादा खुश है, सीन आता है और लाइब्रेरी की तरफ जहाँ पे रॉबिन और सॉल है और चॉपर भी है, जहाँ पे रॉबिन बोलती है कि ये है हार्ले टेक्स्ट्स ना, जहाँ पे सॉल बोलता है बिल्कुल सही बात बोली है तूने। और चॉपर उस बुक को देख के भाई हैरान है, कितनी पुरानी और कितनी जायंट बुक है भाई, कितनी मिट्टी भरी पड़ी है इसके अंदर। जहाँ पे सॉल बताता है कि भाई एल्बाफ के अंदर बहुत ही सारे मिथ्स वगैरह हैं जो कि इसके अंदर रिटन है, सब कुछ इसके अंदर भरा पड़ा है। और इसी बुक के बिहाफ से सॉल हमारे को यहाँ पे बताता है कि एल्बाफ के जो बंदे हैं वो डिफरेंट टाइप के सन गॉड के अंदर बिलीव करते हैं, सबकी डिफरेंट पर्सनैलिटी है। और भाई डोरी एंड ब्रूगी की तरफ भी सीन आता है जहाँ पे पार्टी चली रही है, बट भाई रॉबिन उस बुक को पढ़ने वाली है। तो यहाँ पे सॉल बोलता है अरे पढ़ना भाई बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पे वो जो स्टोरी है वो 3 चैप्टर्स के अंदर डिवाइड है, यानी कि जो उस बुक का तीसरा चैप्टर या थर्ड वर्ल्ड समझ लो वो चीज हमारे प्रेजेंट को या फ्यूचर को बता रही है वन पीस के अंदर जो होने वाला है, एक तरह से समझ लो प्रोफेसी टाइप का। और निका जो है उसके बारे में पूरी दुनिया में सबको बताया जाता है, और हर बात जहाँ पे कॉमन बताई गई है, मतलब पूरी दुनिया के अंदर जो भी लोगों को पता है सन गॉड के बारे में या निका के बारे में, वो लोग यही बोलते हैं कि एक ही कॉमन चीज देखी गई है सन गॉड के अंदर, सन गॉड हमेशा हंसता रहता है। ये चीज भाई सबने देखी है, तो इसीलिए लोकी भी हंसता रहता है क्या भाई। तो यहाँ पे सोल थोड़ा सा गाना वगैरह गाने लग जाता है, जिसके बाद रॉबिन बोलती है कि मैं बुक को पढ़ रही हूँ, जहाँ पे वो बुक को पढ़ती है और वो बताती है फर्स्ट वर्ल्ड के बारे में। बट उससे पहले फ्रैंकी वही सारे चित्र देखता है जो भाई एडम ट्री के ऊपर बने पड़े हैं, और वो बिल्कुल शॉक्ड है, और तुम भी शॉक्ड होने वाले हो क्योंकि असली चैप्टर अब स्टार्ट हुआ इन 2 पन्नों के अंदर। तो यहाँ पे रॉबिन हमारे को तीनों वर्ल्ड्स यानी कि तीनों चैप्टर्स के बारे में कुछ कुछ बताएगी, और ये एक पोएट्री टाइप की है, तो थोड़ा ध्यान से सुनना क्योंकि अब जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ उसमें तुम्हारा भी कंट्रीब्यूशन है। लाइक तुम लोगों को भी अपने मन से और कमेंट में, और जितना तुम लोगों को वन पीस के ऊपर नॉलेज है तुम्हें बताना है कि कौन सी चीज किस चीज को डिपिक्ट कर रही है। बाकी मैं तो बताऊंगा ही। तो पहला फ्रेज ऐसा है, देयर वाज फायर अपॉन द अर्थ, ह्यूमैनिटी कम्ड टू डिजायर एंड टच्ड द फॉरबिडन सन। सो ये लाइन इस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है कि दुनिया के अंदर जो इंसानियत थी वो इतना पागल हो गई, यानी कि उनकी डिजायर इतना बढ़ गई कि उन्होंने सन को छूने की कोशिश करी। लाइक जैसा इस टाइम पे हम मदर फ्लेम को देख भी पा रहे हैं कि वो कितना ज्यादा डिस्ट्रक्टिव लग रही है हमारे को, और जब हमारे को मदर फ्लेम दिखाई गई तो यहाँ पे वेगापंक यही बोलता है, बट आई फ्लू टू क्लोज टू द सन। तो इसका मतलब यही है कि भाई जो इंसानी डिजायर है वो सूरज के करीब तक जाना चाह रही थी, जो कि इस टाइम पे हम देख भी पा रहे हैं, और ऐसा ही पास्ट के अंदर हुआ था। नेक्स्ट फ्रेज है, द स्लेव्स मेड अ विश एंड द गॉड ऑफ द सन अपीयर्ड। तो सन गॉड अपीयर्ड हो गया, जिसके बाद जो गॉड ऑफ अर्थ है, तो वन पीस के अंदर गॉड ऑफ अर्थ भी है जो कि खफा हो गए, एंड अलोंग साइड द सर्पेंट ऑफ हेल एनवेलप्ड द वर्ल्ड इन डेथ एंड डार्कनेस। तो इस लाइन का मतलब यह है कि जो गॉड ऑफ अर्थ है और जो हेल सर्पेंट है वो दोनों के दोनों एक साथ इकट्ठे हो गए, जिसके बाद उन्होंने दुनिया को डार्कनेस से भर दिया और डेथ के साथ, और जिसके बाद दे कुड नेवर मीट अगेन के बाद पहले वर्ल्ड की लाइन यहीं पे खत्म हो चुकी है। सेकंड वर्ल्ड के अंदर जो पहला फ्रेज है, इन द एम्प्टीनेस देयर इज ब्रेथ, द डेटी ऑफ फॉरेस्ट डिस्पैच्ड डीमंस, यानी कि जो गॉड ऑफ फॉरेस्ट है उन्होंने डीमंस को डिस्पैच कर दिया, मतलब डेविल फ्रूट्स को डिपिक्ट किया जा रहा है यहाँ पे शायद से, जो कि भाई सारी की सारी थ्योरीज फॉरेनर्स बना रहे हैं, कुछ मेरी हैं क्योंकि मेरे को भी पता कुछ तो वन पीस के बारे में, बट मैंने
काफी सारी चीजें बाहर से भी उठाई हैं। तो यहाँ पे जो फॉरेस्ट गॉड ने जो रिलीज किया भाई डीमंस को, उससे डेविल फ्रूट को डिपिक्ट किया जा रहा है। और यहाँ पे लिखा हुआ है द सन डिड नथिंग बट स्प्रेड द सीड्स ऑफ वॉर। इसका मतलब हो सकता है जैसे जॉय बॉय ने जो भाई एंशिएंट वेपन्स है उनको फैला दिया और उनको प्रिजर्व कर दिया, और जॉय बॉय ने ये तक का प्लान बना रखा था कि उसको फ्यूचर जनरेशन को कैसे देना। लाइक सन ने कुछ नहीं करा बट जो सीड्स थे वॉर के उसको फैला दिया। लाइक है तो खतरनाक ही एंशिएंट वेपन्स, कोई हल्के वेपन्स थोड़ी हैं। द पीपल ऑफ द हाफ मून ड्रीम्ड। भाई इसके बारे में तुम खुद पता लगाओ कि हाफ मून के लोगों ने क्या ड्रीम किया और हाफ मून किसको डिपिक्ट किया जा रहा है। द पीपल ऑफ द मून ड्रीम्ड, तो मून के बारे में बात कर दी यहां तो सीधा। ह्यूमैनिटी किल्ड द सन। अभी पहले बोला गया कि सन ने कुछ नहीं करा बट स्प्रेड कर दिए सीड्स ऑफ वॉर, यानी कि जो लड़ाई होने वाली है। और मैंने तुम्हें बोला कि जॉय बॉय ने एंशिएंट वेपन्स को फैला दिया। और यहाँ पे क्या बोला गया, इंसानियत ने सन को मार दिया। और ऐसा हो भी रखा है रियल में, जॉय बॉय के जो साथी थे उन्होंने उसको धोखा दे दिया, मतलब इंसानियत खत्म हो गई। भाई ये मेरी थ्योरी है, तुम अपनी भी बना सकते हो। और जिसके बाद उन लोगों ने सन को खत्म कर दिया, यानी कि जॉय बॉय को, मतलब भाई धोखा ही तो मिला था। और जिसके बाद जो सी गॉड थे वो गुस्सा हो गए। और उसके बाद लिखा हुआ है दे कैंट बी मेट अगेन। तो भाई सी गॉड समझ रहे हो तुम, पोसीडन, जिसको हमारे को बताया भी जाता है कि जिससे जॉय बॉय की फ्रेंडशिप को कनेक्ट किया जाता है। और हमने वो जॉय बॉय का सॉरी बोलने वाला पॉनिग्लिफ भी तो देखा हुआ है। और इस बार भी लास्ट लाइन यही है कि दे कैंट बी मेट अगेन। थर्ड वर्ल्ड के अंदर सीन जाता है। थर्ड वर्ल्ड की पहली लाइन है इन चाउस देयर इज वॉइड। और यहाँ पे बोला जा रहा है वॉइड, तो मैं समझ रहा हूँ सीधा वॉइड सेंचुरी से रिलेटेड। जहां पे नेक्स्ट लाइन होती है द ट्रबल्ड शैडो रिमेंबर्स द प्रॉमिस्ड डे। ट्रबल्ड शैडो यानी कि ईमू, क्योंकि हमारे को शैडो उसी की दिखाई जाती है। और जॉय बॉय की जब हाकी रिलीज करी थी एमएथ ने, तो वो कैसे घबरा गया था, तो उसको याद आया वही वाला दिन, प्रॉमिस्ड डे। यानी कि हमारे को ये बताया जा रहा है कि ईमू ने जॉय बॉय को धोखा दिया था। और जब वो हाकी रिलीज हुई तो वो घबरा गया उसके बाद। लाइक उसको वही उस प्रॉमिस्ड दिन की याद आ गई जो उसने किया था जॉय बॉय से। और नेक्स्ट लाइन है एंड लिसन्स टू द साउंड ऑफ फ्रेगमेंटेड मून। भाई मेरे को नहीं पता ये चीज किस लाइन को डिपिक्ट कर रही है, बट यहाँ पे बोला गया कि उसने साउंड सुना फ्रेगमेंटेड मून का। नेक्स्ट लाइन है द सन गॉड डांसेस एंड लाव लीडिंग द वर्ल्ड टू इट्स एंड। तो यहाँ पे लूफी ने अपने गियर 5 को अवेकन करा, डांस करा, उसने हंसा। और जिसके बाद ईमू, जिसको सब कुछ मेरे हिसाब से पता लग रहा है, वो और ज्यादा घबरा गया, जिसकी वजह से दुनिया दोबारा अंत की तरफ जा रही है। क्योंकि ईमू समझ चुका है कि भाई अगर जॉय बॉय इस बार दोबारा अवेकन कर गया तो मेरे लिए कुछ भी नहीं बच पा रहा। तो इसीलिए वो घबरा गया और इसलिए अब दुनिया का अंत बहुत ही करीब है, या फिर कुछ तो है, क्योंकि ईमू और लूफी की फाइट तो होनी है। और नेक्स्ट लाइन है द सन विल रिटर्न। और चैप्टर नंबर 1136 का टाइटल भी यही था, द कंट्री दैट अवेट्स द सन एंड सो कम्स अ न्यू मॉर्निंग। और लास्ट लाइन है दे विल मीट अगेन। तो पहले के जो 2 वर्ल्ड की लास्ट लाइन थी उसमें लिखा था दे विल नेवर मीट और मेट अगेन। बट जो थर्ड वर्ल्ड है उसके अंदर लिखा हुआ है दे विल मीट अगेन। का मतलब ये है कि भाई जो 2 वॉर्स थी उनके अंदर जो भी हुआ शायद से अच्छा रिजल्ट नहीं आया, बट जो थर्ड वाली होने वाली है उसमें लूफी जीतने वाला। क्या लग रहा है भाई, चैप्टर यहीं पे खत्म हो चुका है। बट मैंने तुम्हारे को वो जो पिक्चर्स हमारे को दिखाई गई है उसके बारे में कुछ बताया नहीं, तो चलो उसके ऊपर अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। भाई सबसे बड़ी कंफ्यूजन लोगों को ये हो रही है कि भाई जो यहाँ पे 2 वॉर्स दिखाई गई हैं, लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा कि लेफ्ट से राइट देखें या राइट से लेफ्ट। क्योंकि जो राइट साइड पे फिगर दिखाई गई है उसमें साफ साफ दिखाया गया कि वो बंदा सन गॉड निका है, जो कि हमारे को अभी थोड़ी देर पहले ही दिखाया गया। जो फर्स्ट वर्ल्ड वाली पोयम है उसके अंदर भी बताया गया द सन गॉड अपीयर्ड। तो लोग इस चीज में कंफ्यूज हो चुके हैं कि भाई लेफ्ट से राइट जाएं या राइट से लेफ्ट। तुम लोग भी इस चीज के कंक्लूजन पे नहीं जा सकते कि फर्स्ट वॉर कौन सा है और सेकंड वॉर कौन सा है। और मैं भी इस चीज में कंफ्यूज हूं, बट स्टिल मैं तुम्हारे को बताने की कोशिश करता हूं। सो अकॉर्डिंग टू यू गाइस, एंड मतलब मैं यही समझ रहा हूं, तुम लोग समझ रहे हो कि ये वाला जो वॉर है ये फर्स्ट वॉर है जो मैं तुम्हारे को इस टाइम पे दिखा रहा हूं, और ये वाला सेकंड है। तो ये जो भी हम साइड में देख पा रहे हैं, ये जो भी यहाँ पे बिल्डिंग्स वगैरह लग रही हैं, ये मेरे को लग रहा है कि ये एंशिएंट टेक्नोलॉजी जो हमारे को बताई गई है कि भाई बड़ी तगड़ी थी, ये वही है। और ये जो साइड में हम स्नेक जैसा देख पा रहे हैं, ये शायद से हेल सरपेंट है जिसके बारे में हमारे को बताया जा रहा है। ये जो बीच में हम बड़ी सी शिप टाइप का देख पा रहे हैं, ये शायद से मैक्सिम है जो कि हमने देखी थी स्काइपिया में। और ये जो बंदे या लोग वगैरह हम देख पा रहे हैं जो भी ये एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, ये सब शायद से भाई स्लेव्स वगैरह हैं। और ये जो एक पर्सन दिखाया गया जिसके साइड में विंग्स है, ये शायद से शैंडियर ट्राइब के लोग हैं। और यहाँ पे देखो बिजली सप्लाई भी हो रही है भाई मैक्सिम पे। और एनल जब मैक्सिम को यूज करता था तो भाई जब वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज ही करता था वहां पे भी, जो कि मैक्सिम को चलाने के लिए मेन पावर सप्लाई थी। तो इस चीज के अंदर जो वो सप्लाई जा रही है, क्या वो मैक्सिम के अंदर जा रही है? देख लो भाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी जा भी रही है। तो ये जो सबसे ऊपर लेफ्ट साइड में हम देख पा रहे हैं, ये शायद से अर्थ गॉड है जिसको इस टाइम पे ईमू बताया जा रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग तो है भाई सेकंड वॉर, जहां पे सब कुछ समझ में आ रहा है। देखो ईमू का ये शायद से डेमोनिक फॉर्म है, यानी कि जब वो डीमन फॉर्म में आ जाता है अपनी। ऊपर देखो भाई लुनारियन रेस का बंदा, साइड में लबून, भाई देखो एमेथ,
और ये जॉय बॉय ही है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये सेकंड वॉर हो सकती है, क्योंकि एमेथ था उसके अंदर। ये भाई लोकी जैसा बंदा दिख रहा है, जो ये लोकी का कोई पूर्वज हो सकता है। शीरा होशी, सी बीस्ट, मिंक ट्राइब, और ये देखो भाई मदर फ्लेम, एल्बाफ के जायंट्स तक है भाई यहाँ पे, ग्रैंड फ्लीट, और वानों के समुराई भाई देख लो, कूजा पायरेट। और ये जिस भी बंदे ने लिखा है ना इन सब के नाम, भाई उस बंदे ने काफी परफेक्शन से लिखा है इनका नाम वगैरह, जो भी उसने डिपिक्ट करते हुए बताया है। और जो ये मैक्सिमम देख पा रहे हैं जिसके अंदर वो एनर्जी की इलेक्ट्रिकल सप्लाई जा रही है, बस लोगों ने इस चीज को देखने के बाद ये बोलना स्टार्ट कर दिया कि एनएल का कमबैक हो सकता है भाई। और मैंने ये अपनी एक थ्योरी वीडियो में भी बोला था कि मेरे को ऐसा लगता है कि एनएल वापस आ सकता है इस एल्बाफ के अंदर। और हाँ, मैं भी मानता हूँ इस चीज में कि भाई एनएल कमबैक कर सकता है, एंड आई वांट इट भाई। जिसके साथ ये वाला चैप्टर यहीं पे एंड हो चुका है। और बोल तो ये रहे कि भाई अगले हफ्ते भी कोई ब्रेक नहीं है, इसका मतलब और भी ज्यादा पीक चैप्टर आने वाला है, क्योंकि उसके बाद तो ब्रेक हो गई। और अगर कुछ ऐसी स्टोरी आने वाली है जिसके बाद हमारा दिमाग घूमने वाला है, तो अगले चैप्टर के अंदर ड्रैगन दिख सकता है, या अगले चैप्टर की बिल्कुल लास्ट में। तो आई होप तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।